नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जी न्यूज के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा का आज 48वां दिन है। इतने दिन बीत जाने के बाद देश को ये लगने लगा था कि शायद सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यहां से जो गर्मी सामने आई वो ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या कश्मीर पर सरकार का सब्र अब टूट गया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज सुरक्षा बलों की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि जिन बच्चों ने प्रदर्शन में जान गंवाई वो कर्फ्यू के दौरान दूध टॉफी लेने नहीं निकले थे। और सुरक्षा बलों ने भी बल प्रयोग तब किया जब कुछ लोगों ने इन बच्चों को ढाल बनाकर सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले करवाए। महबूबा मुफ्ती का ऐसा तमतमाता चेहरा और जुबान में ऐसी तल्खी आज पहली बार दिखाई दी। और पहली ही बार यह भी देखा गया कि 1.5 महीने के भीतर गृह मंत्री दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंच गए। तो क्या यह माना जाए कि अब की बार सरकार अलगाववादियों और आतंकियों से आर पार के मूड में है? हम हिंदुस्तान का फ्यूचर यदि बनाना चाहते हैं तो कश्मीर का फ्यूचर नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान का भी फ्यूचर नहीं बन सकता। कैसे समस्या का समाधान होगा वो हम लोग अच्छी तरह समझते हैं और उसी तरीके से समस्या का समाधान निकालने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। 95% लोग पीसफुल तरीके से इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं, मगर 5% लोगों ने इसको हाईजैक किया है, तशद्दुद करके वो इस पटरी को रेल से उतारना चाहते हैं। आज एक एनकाउंटर हुआ जैसे होते हैं, 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे वो दूध लेने गया? 95% जो लोग मारे गए हैं बच्चे हैं, गरीबों के हैं, और वो कैंप्स ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने में उसके रिटेलिएशन में पैलेट गन्स में ज्यादा मारे गए और जख्मी हुए। बदकिस्मती से जो मिसक्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। मैं कश्मीर की इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 5% लोग इन्वॉल्व हैं या 5% लोग परेशान हैं, ये गलत है मेरे। अगर ऐसा होता तो मुफ्ती साहब की शोक सभा में 5000 और बुरहान वानी की शोक सभा में कर्फ्यू को तोड़ करके 50,000 लोग इकट्ठे ना हुए होते। मुफ्ती महबूबा वहां की ग्राउंड रियलिटीज को भूल चुकी हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या महबूबा मुफ्ती के गुस्से से सुधरेंगे पत्थरबाज? दूसरा सवाल, क्या अब लड़ी जाएगी कश्मीर के फ्यूचर के लिए आखिरी फाइट? तीसरा सवाल, क्या कश्मीर पर सरकार का सब्र अब टूट गया है? चौथा सवाल, क्या यह बयान अलगाववादियों को सरकार की तरफ से आखिरी अल्टीमेटम है? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, क्या अब कश्मीर तोड़ने वालों को ही तोड़ेगी सरकार? तो बिना ब्रेक के ये बहस होगी जिसमें हमारे साथ 2 मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। मीम अफजल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और भारत के राजदूत होने के साथ साथ वो पत्रकार भी रह चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, आज जो बातें महबूबा मुफ्ती और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कही हैं, क्या ये माने कि ये सरकार की फाइनल फाइट है
कश्मीर के हालात सुधारने के लिए? देखिए रोहित जी, इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि सरकार कितनी गंभीरता के साथ, कितनी संवेदनशीलता के साथ और किस सक्रियता के साथ इस विषय का समाधान करना चाह रही है। पिछले 1-1.25 महीने के अंदर 2 बार गृह मंत्री का वहां दौरा होना, प्रधानमंत्री के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर के तमाम तंजीमों के लोगों की मुलाकात होना और आज गृह मंत्री का यह कहना कि अब हम कश्मीर में एक सर्वदलीय समिति भी लेकर आएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जिस प्रकार की बात बोली है, इससे बहुत साफ है कि जिस संजीदगी और गंभीरता के साथ प्रदेश और केंद्र की सरकार इस समस्या का समाधान करना चाह रही है, जो भी व्यक्ति सकारात्मक सोच के होंगे उन्हें निश्चित रूप से इस पहल में साथ देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती को, और मैं यह भी कहना चाहूंगा सर, महबूबा मुफ्ती को यह समझने में या आपको अपनी सहयोगी मुख्यमंत्री को यह समझाने में 50 दिन लग गए कि जो पत्थर मार रहे हैं वो हर कश्मीरी नहीं है, वो कुछ लोग हैं? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा। देखिए, समझ तो रहे थे, मगर जब एक सीमा से ज्यादा स्थिति हो जाती है तो वो बात साफ साफ समझानी पड़ती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पिछले दिनों में इधर पहली बार हुई है तो उन्होंने ये बात साफ रूप से कही है और तमाम जांचों में, विवेचनाओं में और राजनीतिक फीडबैक से जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उससे ये बात स्पष्ट हो रहा है। और देखिए, आप महबूबा जी ने एक और बात बहुत साफ कही कि केवल 5% लोग हैं। एक और उन्होंने गंभीर बात कही कि कश्मीर के बच्चे रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसमें जख्मी हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनको उकसाने वाले जो नेता वो कौन है? किसी का बच्चा इंग्लैंड में पढ़ रहा, किसी का अमेरिका में पढ़ रहा, किसी का मलेशिया में पढ़ रहा है। अपने अपने बच्चों को तो महफूज ठिकानों पे भेज दिया और यहां कश्मीर के बच्चों को भिड़ाने के लिए भेज दिया है। तो ये जो एक षड्यंत्र है जो सीमा पार से चल रहा है, आज जरूरत है कि हम इस पूरी बात को समझें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस प्रकार का प्रयास कर रही है उसके साथ खड़े हो। मीम अफजल, आप सहमत हैं इस प्रयास से? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि राजनाथ जी कल जब गए तो हमने उनको वेलकम किया और आज भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको मैंने बहुत गौर से देखा। आपने शुरू में ये सवाल उठाया है कि क्या सरकार का बंध या बांध जो है सब्र का वो टूट गया है। कम से कम मैं राजनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद में ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनके सब्र का बंध नहीं टूटा है और किसी भी सरकार का सब्र का बंध नहीं टूटना चाहिए। अवाम अगर गलतियाँ भी करते हैं तो सरकार कोई ना कोई ऐसा तरीका इख्तियार करती है ताकि उनको फोल्ड में लाने का काम हो सके। मैं ये समझता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें महबूबा मुफ्ती जज्बाती हो गई और काफ़ी उन्होंने लबो लहजा तल्ख कर लिया था, लेकिन राजनाथ जी ने उनको संभालने का भी काम किया, जो मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव काम उन्होंने किया है। देखिए, ऐसे हालात में जब इतनी टेंशन हो, जब 60 लोग मर चुके हों, जब कश्मीर में 6000 करोड़ का माली नुकसान हो चुका है, 135 करोड़ रुपए रोज़ाना का नुकसान लोगों का वहाँ हो रहा है कारोबार को लेकर के, तो उस हालात में गुस्सा करने से काम नहीं चलता है, बल्कि प्यार मोहब्बत और दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलते हैं तभी कुछ होता है। सर, जब वो और प्यार दिखा रही गृह मंत्री ने ये काम किया है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कह दिया था इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पुलिस को माफी मांगनी चाहिए बुरहान वानी की जिन्होंने हत्या की। तब आप कह रहे थे कि देखिए ये तो आतंकवादियों की सहयोगी मुख्यमंत्री है और आतंकवादियों की सहयोगी मुख्यमंत्री को इन्होंने बैठा दिया सरकार बना के साथ में। आज आप कह रहे हैं कि गुस्से से काम नहीं चलता, तो काम किससे चलता है सर? देखिए पहले जब उन्होंने कहा था तो जाहिर है कि एक रिएक्शन उसके ऊपर भी हुआ था। रूलर जो होता है, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनको बहुत संयम के साथ ही अपनी बात करनी चाहिए। आप हमेशा मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैं एक पॉलिटिशियन के साथ साथ डिप्लोमेट भी हूँ। मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी भी बहुत ज़रूरी है। सियासतदानों को कभी कभी थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी भी सिखाना चाहिए कि कहाँ पर कितना बोलना चाहिए, किससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बहस को कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी एक चैनल देख रहा था जिसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों को बिठा करके गालियां दिलवाई जा रही थी भारत को और भारत की बेइज्जती की जा रही थी, प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही थी। मुझे देख के शर्म आती है कि आप पाकिस्तान के लोगों को बिठाते क्यों हैं चैनल्स के ऊपर? क्या यहाँ पर आप प्रोवोकेशन करने के लिए ऐसा काम करते हैं?
क्या आप सरकार की कुछ मदद करना चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता इन कामों से सरकार की कोई मदद होती है। जो लोग आपकी बात सुनते नहीं हैं, जिन्होंने आज भी कह दिया कि हम कश्मीर के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनसे क्या बात हो सकती है? सरेदस्त तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई बात करने का माहौल बना हुआ है। फिर आप पाकिस्तानी चैनल में पाकिस्तानी लोगों को अपने चैनल्स पर बिठाकर उनसे हमारे साथ बहस कराते हैं। वो हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, फिर हमें जवाब देना पड़ता है। लेकिन उन लोगों के गाली देने का जो असर यहां पर पड़ता है वो बहुत भयानक है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इग्नोर करना चाहिए अब, और जो कुछ भी करना है करके दिखाना चाहिए। अब बोलने का जमाना नहीं है। हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल युद्ध की बातें भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसके अंदर भी संयम बरतने की जरूरत है, और पार्टियों को अपने प्रवक्ताओं से ये खास तौर पर क्लास लेकर के बताना चाहिए कि उनको कितना बोलना चाहिए और कितना आगे जाना चाहिए। जिस वक्त वो गुफ्तगू करते हैं तो वो भूल जाते हैं अफजल साहब कि अगर कांग्रेस पार्टी है तो वो भी एक हिंदुस्तान की पार्टी है। बीजेपी जो है वो एक हिंदुस्तान की पार्टी है। मैं यही पूछने वाला था। एक हिंदुस्तान की पार्टी है। कभी कभी हम इस हद तक चले जाते हैं कि एक दूसरे को गद्दार करार देने लगते हैं। मैं यही पूछने वाला था कि ये क्लास आप बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए चाहते हैं या अपने प्रवक्ताओं के लिए भी चाहते हैं? मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं किस तरह से बहस करता हूं। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, और मैं काफी कुछ इस सिलसिले में बोलता भी हूं, बात भी करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल है, बहुत आम लोगों में देखे जाना वाला चैनल है। मैं समझता हूं कि आपका हाथ सरकार की और आवाम की मदद करने में आगे होना चाहिए। चलिए सर, ये एक अलग विषय है बहस का कि मामलात को सुलझाने में आप एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर। ये एक अलग बहस का विषय है कि मीडिया का कितना रोल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और कैसा रहा है अब तक। बेशक कश्मीर के मामले में खास तौर पे मीडिया पर भी बड़े बड़े आरोप लगे हैं, और इस चीज़ को लेकर भी लगे हैं कि उन्होंने बुरहान वानी को शहीद की तरह पेश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर इस सब के बाद आज सुधांशु त्रिवेदी, क्या सरकार, बीजेपी, महबूबा मुफ्ती ये कह पाने की स्थिति में है कि अगले 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 4 दिन में श्रीनगर के लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे, कर्फ्यू हट जाएगा? देखिए, कश्मीर की समस्या वर्तमान में जिस स्थिति में है, तो जिसे कहते हैं कि एक बड़ी लंबी क्रॉनिक डिजीज की तरह है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि एक तत्काल इस चीज का समाधान निकल जाएगा। हाँ, यह जरूर है कि स्थायी समाधान निकालने की दिशा में सरकार ने एक गंभीर प्रयास और उसमें आंशिक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ी है। जैसे अभी मीम अफजल साहब कह रहे थे कि भाई बहुत से और ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो इसमें प्रोवोकेशन का रोल प्ले कर देते हैं। उसमें मीडिया का भी रोल है, पॉलिटिकल लोगों का भी रोल है। पर मैं कहूंगा उनसे पूरी विनम्रता के साथ कि देखिए, वो तो एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अरे स्पोक्स पर्सन्स क्या बोलते हैं वो तो छोड़िए, उन लोगों की पार्टी के तो सीनियर लोगों ने क्या क्या बोला। यही गुलाम नबी आजाद साहब, जिनकी अभी बाइट आपके टीवी में दिखाई जा रही थी, बतौर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने दिल्ली में आके राष्ट्रपति से अफजल गुरु की क्षमा याचना के लिए प्रयास किया था और यह कहा था कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी। यदि चीफ मिनिस्टर ये बोलेगा, और वो भी राष्ट्रीय दल का, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नहीं, तो समस्याएं बढ़ती हैं। फिर चाहे मणिशंकर अय्यर जी का ट्वीट रहा हो अफजल के फेवर में, या शशि थरूर ने बोला हो, या सैफुद्दीन सोज ने मसरत आलम के पक्ष में बोला हो, तो वो कहीं ना कहीं सब तरफ से वो समस्याएं रही हैं। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में यह लिखा है कि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के राजनीतिक मतभेद रखने का अधिकार है, विचारधारा भिन्न रखने का अधिकार है, बट नेशनल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और यूनिटी के बारे में कमिटमेंट अनफ्लिंचिंग होना चाहिए। यानी अखंडता, संप्रभुता और एकता के बारे में प्रतिबद्धता असंदिग्ध होनी चाहिए। तो कम से कम इस मामले में अगर हम सब राजनीतिक दल मिलकर एक हों, अभी जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें कुछ सकारात्मक भूमिका निभानी शुरू की है, तो मैं ये मानता हूं कि कश्मीर की समस्या, जो एक लंबी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, सबके सामूहिक सहयोग के द्वारा इसका समाधान निकाला जा सकता है। और पाकिस्तान की शरारतपूर्ण हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो या स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। आपको नहीं लगता कि अगर सरकार 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले ये कह देती कि हम पैलेट गन चलवाना बंद कर देंगे
और इसका विकल्प तलाश रहे हैं, जो आज राजनाथ सिंह ने इस भरोसे के साथ लोगों को यकीन दिलाते हुए कही है बात, तो हालात पहले सुधर जाते। रोहित जी देखिए, सरकार ने 1 महीना पहले कमेटी गठित कर दी थी और समय सीमा भी बता दी थी कि 2 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट देनी है। और आज ही गृह मंत्री ने यह कहा कि अभी 1 ही महीना हुआ है, मगर अगले 2-3 दिनों में वह रिपोर्ट आ जाएगी। एक बारगी अगर आप बंद कर देते हैं पैलेट गन चलाना, जो 2010 के इंसिडेंट्स के बाद आई थी, क्योंकि इसको कम घातक माना गया था, तो आपको ध्यान हो सीआरपीएफ ने कोर्ट में हलफनामा देके कहा है कि अगर एकदम से आप विड्रॉ कर लेंगे और कोई विकल्प नहीं देंगे और तब अगर आक्रामक पत्थरबाजी हुई तो पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जिसमें ज्यादा क्षति हो सकती है और ज्यादा लोग मारे और जा सकते हैं या घायल हो सकते हैं। इसलिए सरकार इसका विकल्प खोजने के लिए बहुत ही सीरियस थी, इसीलिए उन्होंने 1 महीना पहले ही कमेटी बना दी थी, जैसा आपने कहा, और उसकी रिपोर्ट समय से पहले आ रही है। लेकिन मीम अफजल साहब, जिन हालात में पैलेट गन का इस्तेमाल शुरू हुआ था, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को या किसी भी विपक्षी दल को पैलेट गन को ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए था? नहीं, कोई ईगो इशू नहीं है। देखिए रोहित जी, बुनियादी बात ये नहीं है कि पैलेट गन का इस्तेमाल तो 2010 से हो रहा है, हमारे ज़माने में भी होता था। लेकिन क्या आपने ऐसी इंजरीज या ऐसी डेथ्स की खबर पहले देखी है कभी? वजह उसकी सिर्फ इतनी है कि जिस दिन ये बात हुई, आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि अगर ये काम 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले हो जाता तो शायद इसका अच्छा असर पड़ता, शायद कुछ कंट्रोल करने में पहले और कुछ कम लोग मारे जाते। देखिए बुनियादी बात ये, पैलेट गन आप जब चलाते हैं तो उसका रुख अगर आपके चेहरे की तरफ है और सीने की तरफ है तो उसकी इजाज़त नहीं होती है। उसका रुख हमेशा पैरों की तरफ होना चाहिए ताकि नीचे इंजरी हो, कम से कम जान ना जाए आदमी की। सिर्फ इतना से भी एक तब्दीली अगर कर ली जाती तो शायद इतनी इंजरीज ना होती, 100 लोग अपनी आंखें की बीनाई ना खो देते। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जरूरी नहीं है कि किसी चीज को फौरन विड्रॉ किया जाए, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की टैक्टिक में जरूर तब्दीली की जा सकती थी। आपको एक चीज लगता नहीं कि भारतीय सुरक्षा बलों के जवान जो वहां पे तैनात होते हैं वो टीवी देख लेते होंगे तो उनको क्या महसूस होता होगा कि हम अनाथ हैं क्या? जो लोग हम पे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, जो लोग हम पे बिना बात के थूक के निकल जा रहे हैं, जो लोग हमको बिना बात के गाली दे के चले जा रहे हैं, जो लोग बच्चों को आगे करके हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जो लोग अपने युवाओं को ग्रेनेड पकड़ा देते हैं भीड़ में कि हमारे ऊपर अटैक करने के लिए उनका इस्तेमाल कर लें, उनके लिए पैरवी करने राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, मीडिया का एक पूरा सेक्शन खड़ा है। हमारी कोई बात ही नहीं करता जवानों की। देखिए रोहित जी, पुलिस और सुरक्षा बल जब भी अवामी तौर पर कोई मुजाहरा होता है या किसी तरह की पत्थरबाजी होती है, उसके ताल्लुक से जब भी कोई एक्शन लेते हैं अवामी तौर पर और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर सिविल सोसाइटी की तरफ से हमेशा ही उस पर क्रिटिसिज्म होता है। कोई नई बात नहीं है। इससे यह समझना कि हम अपनी फोर्सेस को समझ रहे हैं कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। वो अपनी एक ड्यूटी अंजाम देते हैं, उस ड्यूटी में अंजाम देते हुए उनसे जो गलतियां होती हैं उसकी निशानदेही करना जरूरी है। वो मीडिया हमसे ज्यादा करता है, पॉलिटिशियन से ज्यादा मीडिया करता है, और सबसे पहले आप ही लोग दिखाते हो, तभी पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं, वरना पॉलिटिशियंस वहां पहुंचते थोड़ी, उन्हें पता थोड़ी होता है। वो तो आप ही के जरिए से खबरें आती हैं और आप ही रिएक्शन देते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। आपका चैनल नहीं देता, कोई दूसरे चैनल देते हैं, उसके अलावा कुछ 2 लोग देखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो मीडिया है वो इस अंदाज से काम करता है और उसी से बाकी लोग भी मुतासिर होते हैं। तो ये कहना कि कहीं उससे पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद फोर्सेस का मोरल गिराना है या उनको ये कहना कि आपका कोई वारिस नहीं है, ये मैं इसको नहीं मानता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है, आपने एक बात कही बहुत कि बच्चों को आगे करके पथराव कर दिया, तो बच्चे अगर आगे पथराव कर रहे हैं तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उनके पैरों पर आप गोली चलाते, आप उनके सीनों पर ना चलाते, उनके मुंह पर गोली ना चलाते। मेरा सिर्फ इतना कहना है। मैं ये, आप खुद ही बच्चा मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि उनकी आड़ में कुछ लोग अपना ये काम कर रहे हैं, जैसे कि आज मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी ने कहा। तो अगर वो लोग कर रहे हैं तो बच्चों का ध्यान फौज को भी रखना पड़ेगा, सरकार को भी रखना पड़ेगा और आवाम को भी रखना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो सबके हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा और उसमें मैं बिल्कुल 200% एग्री करता हूं कि ज्यादातर बच्चे जो आज, ज्यादातर क्या बल्कि मैं समझता हूं 99% जो बच्चे हैं वो गरीब घरानों के बच्चे हैं, जो बहुत आसानी से भड़का करके उनको आगे लाया जाता है, उनको नुकसान पहुंचता है। और जो लोग इसके लीडर्स हैं, जो लोग ये साजिशें करते हैं, इस तरह के पथराव करवाते हैं
उनके बच्चे तो कहीं नजर नहीं आते। सही बात है बिल्कुल कि वो तो ज्यादातर बाहर होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, कर्नल राइट्स का भी यही होता है। जब कर्नल राइट्स होते हैं तो कभी किसी लीडर का बच्चा नहीं मारा जाता, कभी किसी का कोई बड़ा आदमी उसमें नहीं मारा जाता, हमेशा गरीब लोग मारे जाते हैं, वो भुगतते हैं, कमजोर तबके के लोग मारे जाते हैं। ठीक। तो वो लोग जो बेचारे कुछ नहीं करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, चूंकि वो आसानी से भड़काए जा सकते हैं और अपने लोगों को संभाल के रखा जाता है। तो ये सवाल जो आज कई टेलीविजन चैनल्स पर बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, ये सवाल बिल्कुल सही है और ये कश्मीर के अंदर गहराई तक चला गया है सवाल। और कश्मीर के लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को क्यों झोंकते हो? आजादी की लड़ाई लड़नी है तो आप कहिए, आप जितने नेता आजादी की बात करते हो सबसे पहले अपने बच्चों को आगे लेकर के खड़े हो, सुधांशु त्रिवेदी, फिर हम देखेंगे आपको कितनी आजादी पसंद है। सुधांशु त्रिवेदी, एक अच्छी बात यह कि आपकी, मीम अफजल की, महबूबा मुफ्ती की, राजनाथ सिंह की बातों में आज एक रूपता दिखाई दे रही है, पर क्या इससे सरकार को यह बात समझ में आई है सुधांशु? मैं आगे भी कुछ बोलूंगा। हाँ सर, जरूर। सुधांशु जी, क्या इससे सरकार को एक बात समझ में आई है कि आपको किसी भी बड़े फैसले में बहुत सारे पक्षों को साथ लेके चलना पड़ेगा, कुछ जगह आपको झुकना भी पड़ेगा, हथियार डालने भी पड़ेंगे और कुछ जगह हथियार उठाने भी पड़ेंगे? देखिए रोहित जी, सरकार को यह बात समझ में आई है। इस वाक्य से मैं थोड़ा मतभेद रखते हुए इसमें संशोधन करूंगा। जिस दिन यह घटना शुरू हुई है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, पहले ही दिन याद करिए, गृह मंत्री ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात की थी, बल्कि राष्ट्रीय दलों से भी बात की थी और इतना ही नहीं, उनसे सुझाव भी मांगे थे। और प्रधानमंत्री विदेश के दौरे में थे और लौट के आके उन्होंने चंद घंटों के अंदर पहली मीटिंग कश्मीर को लेकर की थी। तो सरकार ने तो सबको साथ में लेने, सबका सुझाव लेने, सबको ऑन बोर्ड करके चलने का प्रयास किया। वहां से शुरू होकर आज गृह मंत्री का यह बयान कि हम वहां ऑल पार्टी मीट लेकर जाएंगे, ये दोनों बातें बिल्कुल सरकार की एक स्थापित नीति के तहत चल रही हैं। मगर एक बात आपने बहुत अच्छी उठाई थी रोहित जी, सुरक्षा बलों को लेके। देखिए, मीम अफजल साहब ने जो बात कही वो सैद्धांतिक दृष्टि तो ठीक है, चलिए हम मान लें कश्मीर में कुछ ऐसा अनहोनी घटना हो रही है तो आपको लग रहा है कि हमें बच्चों के बारे में ज्यादा बोलना चाहिए। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी पार्टी के साथ तो समस्या ये है कि कश्मीर तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में तो आतंकवादियों के घरों पे जाके आंसू बहाने में कांग्रेस के नेता आ गए, बिहार में इशरत को बेटी कहने के लिए तो कांग्रेस के नेता आ गए, दिल्ली के बटाला हाउस में आंखों में आंसू तो कांग्रेस अध्यक्ष आके, महाराष्ट्र में जाकर अगर यह कहना है कि 26/11 पाकिस्तान की नहीं आरएसएस की करतूत थी तो दिग्विजय सिंह जी जाके कह रहे हैं। और केरल में यदि मौलाना मदनी के बारे में बेहतर होगा, जो कोयम्बटूर उन तमाम मामलों को आप ना उठाएं, कांग्रेस उस पर अलग से बहस रख लीजिए तो फिर मैं आपको उसकी बातें करूंगा जरूर। लेकिन इस मौके पे मैं तू मैं करने के लिए यहाँ बैठा नहीं। एक बात सिर्फ ये कहूंगा, आप इन सारी बातों के अलावा एक उदाहरण बता दीजिए कि कांग्रेस का कोई नेता सुरक्षा बलों के घर पे जो शहीद हो गए, जिनके सर कट गए थे, एक नेता गया हो बता दीजिए। ऐसा क्यों होता है? उत्तर से दक्षिण तक एक ही दिशा में जा रहे हैं, दूसरे दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो ये बात अपनी पार्टी तक पहुंचाने का प्रयास करिए। चलिए, हालांकि समय खत्म हो गया, फिर भी मीम अफजल 40 सेकंड में मैं इसका जवाब आपको, मैं आपको इसका बहुत तफसील से जवाब दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी सरकार एक मखसूस तबके को लेकर जो रवैया इख्तियार कर रही है, कम से कम कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आपका रवैया सबके साथ बराबर हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं, करके दिखाइए उसको। दूसरी अहम बात मैं ये कहूंगा, जो आप कह रहे थे कि भाई हम एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो आपने अब तक आपने पॉलिसी अपनाई है, आज ये साबित हो गया कि आपने जितनी कोशिशें की और जितना आगे बढ़कर कुछ कदम उठाया और सोच रहे थे कि शायद मोदी जी बगैर बुलाए पाकिस्तान चले जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो जमीन पर आ जाएगा, आज ये साबित हो गया, उनका जवाब आ गया है। इससे साफ जाहिर हो गया कि आपकी टोटल पॉलिसी जो थी पाकिस्तान को लेकर के, जो ढिलमिल पॉलिसी थी, वो टोटल फेलियर हो गया है। सर, पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान उनको मौका मिल गया फेल ही होती आई है टांग अड़ाने का। सर, पाकिस्तान को लेके तो हिंदुस्तान की सारी पॉलिसी आज तक फेल ही होती आई है। कभी 6 महीने अच्छी लगती है, फिर 6 महीने खराब, फिर 2 महीने अच्छी लगती है, फिर 10 महीने खराब। सुधांशु त्रिवेदी हालांकि जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आपसे कि आज समय बिल्कुल क्रॉस कर चुके हैं हम बहुत ज़्यादा पहले से, तो इसलिए और कमेंट ले नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज इतने शानदार तरीके से बात रखने के लिए। बिना ब्रेक के हर रोज़ रात 8 बजे ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग
देश के बड़े मसले पर आप देखना ना भूलिए।